नमस्कार साथियों, फिर से आपके भाई आज आपके लिए एक इतिहास का बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों के बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स था कि हिस्ट्री का सीरीज डाल दीजिए, तो अब हम प्रयास करेंगे कि आपको धीरे धीरे हिस्ट्री का एक एक सीरीज प्रतिदिन डाला करेंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों राष्ट्रवाद। जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों क्या? राष्ट्रवाद। आज के इस वीडियो के अंदर जो चर्चा होगी वो किस चीज़ के ऊपर चर्चा होगी? राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा होगी। तो चलिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आप लोग को गौर यहाँ पे कीजिएगा कि आप लोग वीडियो देखने से पहले अपने पास एक कॉपी और कलम ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि जितने भी सारे हम पॉइंट्स बोले आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट्स करते चले जाइएगा। दोस्तों, चलिए हम अब अपना क्लास को शुरू करते हैं, जो कि आज का क्लास में हम देखेंगे राष्ट्रवाद के ऊपर। ये आखिर राष्ट्रवाद क्या होता है? दोस्तों, इस वीडियो के इस राष्ट्रवाद के ऊपर अगर हम बात कर देंगे तो बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार रहता है कि ये आखिर राष्ट्रवाद क्या होता है। तो देखिएगा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने और समझने की बात नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस तरीके से हम अपने घर में सभी लोग भाई बहन लोग मिलकर एक अपने फैमिली में सभी लोग मिलकर खुशी रूप से आपस में सब एक अपना मत देकर दूसरे को मत लेकर खुशी रूप से रहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों हम इसको एक लाइन में भी कह सकते हैं कि जहाँ पे हमें एकता की भावना देखने को प्राप्त हो रहा है, जहाँ पे हमें एकता की भावना देखने को मिल रहा है, उसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। आपको ये जो आपका राष्ट्रवाद का पॉइंट हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। जिस तरीके से इसके हम सबसे पहला हमारा ये प्रश्न बन सकता है, यहाँ से ये बनते रहता है कि राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक इसको किताबी भाषा में पढ़िएगा तो इसको इस तरीके से भी आप लोग जवाब दे सकते हैं कि किसी भी देश के अंतर्गत या तो किसी भी एक अपने निश्चित सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक आधार, राजनीतिक आधार और सांस्कृतिक आधार के आपस में एक दूसरे से लोगों को विचार एवं विमर्श को लेकर लोग चले, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रवाद कहते हैं। या तो जहाँ पे एक कमेटी में किसी एक व्यक्ति का बात सब लोग माने, उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे ही हमें राष्ट्रवाद बोला जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ये राष्ट्रवाद का उदय के ऊपर कि ये राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ है। तो चलिएगा हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले चीज़ राष्ट्रवाद के उदय के ऊपर। तो राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ है दोस्तों, वो मुख्य रूप से चार चीज़ों से हुआ है, चार आधार से हुआ है दोस्तों। सबसे पहला ये जो आपका आधार रखा गया है, राजनीतिक आधार से राष्ट्रवाद का विकास। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों राजनीतिक आधार से के बाद हो जाएगा आर्थिक अधिकार, या तो फिर हम आर्थिक आधार से राष्ट्रवाद का विकास। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे रखेंगे सामाजिक आधार से राष्ट्रवाद का विकास, और चौथा पॉइंट में रखेंगे दोस्तों सांस्कृतिक आधार से राष्ट्रवाद का विकास। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि राजनीतिक आधार से कैसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ, यानी कहने का मतलब किस तरीके से देश में राजनीति का या पॉलिटिक्स का काम हुआ, जिसमें सभी लोग एकजुट होकर वहाँ पे काम किए, उसे ही हम कहते हैं दोस्तों राजनीतिक आधार। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आर्थिक आधार, कि आर्थिक आधार में किस तरीके से लोगों को बात एक जगह रखा गया, जिससे कि हमारा देश एक राष्ट्रवादी देश कहला गया। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सामाजिक आधार, कि सामाजिक आधार अर्थात कहने का मतलब किस तरीके से लोग समाज में जीवन यापन कर रहे थे, जिससे कि हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिससे हमारे देश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और चौथा जो हमारा लास्ट पॉइंट रखा गया दोस्तों, सांस्कृतिक आधार से राष्ट्रवाद का विकास। किस आधार से राष्ट्रवाद का विकास दोस्तों? तो सांस्कृतिक आधार से राष्ट्रवाद का विकास। तो लोगों में किस तरीके से
धार्मिक चीज़ों में विश्वास किए, किस तरीके से अपना सभ्यता को चलाएं जिससे कि हमारे एक राष्ट्रवाद देश, एक एकता का देश बनते चला गया। दोस्तों सबसे पहला ये जो हमारा पॉइंट बनता है, राजनीतिक आधार पे राष्ट्रवाद का विकास। सबसे पहले चीज़ अगर हम बात यहाँ पे गौर करेंगे, ये जो राष्ट्रवाद की बात कर दिया जाए दोस्तों, तो ये 19वीं सदी की बात है। कौन सी सदी की बात है दोस्तों? 19वीं सदी की बात है। आप लोग कोई बता सकते हैं कि 19वीं सदी में अगर आप लोग को कोई कुछ इसके बारे में जानकारी होगा तो आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि 19वीं सदी में 19वीं सदी में उस समय भारत में कौन सा विद्रोह हुआ था या कौन सी क्रांति चल रही थी दोस्तों, जिससे कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आपको पता होना चाहिए 19वीं सदी का ही हम बात करते हैं, एक बहुत ही फेमस 1857 की क्रांति। आप सभी लोग यहाँ पे पढ़े होंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति में अगर हम बात कर देंगे दोस्तों, तो 1857 की जो क्रांति हो रही थी वो गाय और सूअर के चर्बी के कारण हो रहा था दोस्तों। इसमें पॉलिसी क्या था कि ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों के द्वारा एक राइफल लाया गया था, जिस राइफल का नाम रखा गया था इनफील्ड राइफल। और उस इनफील्ड नामक राइफल में एक खास बात यह थी दोस्तों कि उसमें जो गोली भरी जाती थी, उसमें जो गोली भरी जाती थी दोस्तों, वो गोली के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगाया गया था दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी दोस्तों, वो कितना था? 3 लाख था। भारतीय सैनिकों की संख्या कुल कितनी थी दोस्तों? 3 लाख थी। जिसमें कि हम यहाँ पे बात कर देते हैं, ये 3 लाख भारतीय सैनिक में कुछ सैनिक हिंदू थे और कुछ सैनिक मुसलमान थे। अर्थात कहने का मतलब 1857 के समय में भी हमारे भारत में जाति प्रथा की दिनचर्या देखने को मिल रही थी दोस्तों। तो ये जो हमारा था 1857 की क्रांति में इनफील्ड नामक राइफल जो लाया गया था दोस्तों, तो ये इनफील्ड नामक राइफल एक हमारे भारत में अगर बात कर दिया जाए दोस्तों, तो ये एक राष्ट्रवाद का प्रतीक ले लिया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितने भी भारतीय सैनिक थे वो इनफील्ड नामक राइफल चलाने से उन्होंने क्या चीज़ कर रहा था? बहिष्कार कर रहा था दोस्तों। आपको पता होना चाहिए इस राइफल के चलते ही जनरल हर्षी को मंगल पांडे ने क्या चीज़ कर दिए थे दोस्तों? गोली मार दिए थे, इसी राइफल के चलते। क्योंकि मंगल पांडे जी से द्वारा ये इनफील्ड नामक राइफल ज़बरदस्ती चलाने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों के से कहा जाता था। लेकिन मंगल पांडे कहते थे कि अगर हम ये इनफील्ड नामक राइफल को चला देंगे तो हमारा धर्म संकट में पड़ जाएगा, और जब हमारा धर्म संकट में पड़ जाएगा तो एक दूसरे को देखने के लिए हम पसंद नहीं करेंगे। जब एक दूसरे को देखने के लिए पसंद नहीं करेंगे तो कैसे भाईचारा का संबंध बनेगा? दोस्तों ये जितने भी सारे अंग्रेजियों का पॉलिसी था, ये अंग्रेजों का जो ये पॉलिसी आया था दोस्तों, ये भारत को सिर्फ विखंडित करने के लिए आया था। लेकिन हमारे उस समय की भारत की बात कर दिया जाए दोस्तों, जिस समय एक हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाई लड़ा करते थे और मुस्लिम हिंदू को लड़ाई लड़ा करते थे दोस्तों, वो हमारा भारत का सौभाग्यपूर्ण भारत था दोस्तों। तो जिस समय 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के बारे में कहा जाता दोस्तों कि ये 1857 की क्रांति से जब इनफील्ड नामक राइफल का बहिष्कार कर दिया गया था दोस्तों, बहिष्कार करने के बाद जितने भी भारतीय सैनिक थे, सभी भारतीय सैनिक एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना किए। और अंग्रेजों को सामना करते करते बहुत कुछ ऐसे भारतीय सैनिक थे दोस्तों जो कि लोहे लिए, कुछ ऐसे सैनिक थे जो कि युद्ध भूमि को छोड़कर चले गए। अर्थात कहने का मतलब जितने भी सैनिक थे दोस्तों एकजुट होकर अंग्रेजों को क्या यहाँ पे कर रहे थे? बहिष्कार कर रहे थे। जैसे ही दोस्तों हमारा एकजुट का बात हो जाता है, तो एकजुट अर्थात कहने का मतलब उस समय भी हमारे भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। तो राष्ट्रवाद के विकास में एक सबसे पहला राजनीतिक कारण जो हमारा बनता दोस्तों, वो कौन सा बनता है? 1857 की क्रांति को रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगला पॉइंट कि और कुछ और भी पॉइंट बने हैं राजनीतिक कारण में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बना दोस्तों 1885, अर्थात कहने का मतलब भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना। भारत में कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी? 1885। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के ऊपर,
तो वास्तविक राष्ट्रवाद का उदय अगर किसी से हुआ है दोस्तों तो वो किससे हुआ था, तो कांग्रेस से हुआ था। वास्तविक राष्ट्रवाद का अगर उदय आपको देखने के लिए मिला है दोस्तों तो वो किससे मिला था दोस्तों, कांग्रेस से मिला था। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के बारे में अगर हम बात कर देते हैं दोस्तों, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो सबसे पहले इसकी बैठक बुलाई गई थी, मुंबई में बुलाई गई थी, बम्बई जिसको हम बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद कोलकाता, उसके बाद मद्रास, उसके बाद इलाहाबाद। अर्थात कहने का मतलब जिस समय हमारा भारत में कोई पार्टी, कोई पड़ौदा का बातचीत नहीं हो रहा था दोस्तों, उस समय हमारे भारत में क्या चीज़ लाया गया, पार्टी लाया गया। और पार्टी जब भारत में ले आया गया दोस्तों तो पूरे भारत को घूम घूम कर उस पार्टी के बारे में जन जन के लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम करने लगे कि भारत में एक अपना पार्टी बन गया है, जिस पार्टी के तहत हम सभी भारतीयों एकजुट होकर ब्रिटिश का सामना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि वास्तविक राष्ट्रवाद का विकास का राजनीतिक कारण क्या बनता है। तो वास्तविक राष्ट्रवाद का विकास का राजनीतिक कारण जो बनता है दोस्तों, वो भारत में कांग्रेस की स्थापना। जब भारत में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों तो उससे ये हमारा क्या चीज बन गया था, राष्ट्रवाद का वास्तविक कारण। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, एक राजनीतिक कारण और है। एक राजनीतिक कारण ये है आपका दोस्तों 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दोस्तों एक राज्य विलय नीति और जिसे ही राज्य हड़प नीति बोला गया था दोस्तों। 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में एक नीति लाई गई थी, जिस नीति का नाम रखा गया था दोस्तों राज्य विलय की नीति या राज्य हड़प नीति। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों ये राज्य हड़प नीति का कैसा, ये नीति का मतलब क्या था दोस्तों, राज्य हड़प नीति अर्थात कहने का मतलब ये इसका था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी जी का कहना था कि भारत में कोई भी राजा का उत्तराधिकारी वही बन सकता है जिसका पिता क्या हो, राजा हो। अर्थात कहने का मतलब ये जो राजतंत्र की जो प्रक्रिया चलेगी वो किस आधार से चलेगी, वंशानुगत के आधार से चलेगी। किस आधार से चलेगी, वंशानुगत से आधार से चलेगी दोस्तों। तो क्या आप यहाँ से पूछ सकते हैं क्या 1854 के बाद भारत में वंशानुगत से नहीं चल रहा था, वंशानुगत से चल रहा था भारत में राजतंत्र। लेकिन कुछ ऐसे राजतंत्र थे जहां पे दत्तक पुत्र को राजा बनाया गया था। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों जिनको कोई भी राजा को पुत्र या संतान की प्राप्ति नहीं होती थी वो कोई अनाथ बच्चा को अपना गोद में ले लेते थे। दत्तक पुत्र कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर कोई भी राजा कोई अनाथ बच्चे को ले लेते थे उसको इतिहास में दत्तक पुत्र बोला गया है। मान लिया जाए कोई दत्तक पुत्र को ले लेते थे और दत्तक पुत्र को लेने के बाद कुछ दिनों के बाद उसी दत्तक पुत्र को वो अपना राज्य का राजा घोषित कर देते थे, जिससे कि वो अपना राज्य को धीरे धीरे चला सके। और ये जो 1854 में लॉर्ड डलहौजी की नीति आई थी, राज्य हड़प नीति या राज्य विलय नीति, इसी चीज का विरोध करने का। अर्थात कहने का मतलब दोस्तों लॉर्ड डलहौजी जी का कहना था कि कोई भी राजतंत्र में या कोई भी राज्य या उत्तराधिकारी में वही उसका राजा बन सकता है जो कि उसका खानदान से चलते आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब वंशानुसार चलते आ रहा, उसे राजा घोषित किया जाएगा, अदर आदमी को कोई भी नहीं बन सकता है। तो ये दोस्तों ये जो तीन चीज हमारा बन रहा था दोस्तों, ये राष्ट्रवाद का उदय में राजनीतिक कारण। पहला राजनीतिक कारण था 1857 की क्रांति, दूसरा राजनीतिक कारण था 1885 में भारत कांग्रेस की स्थापना, तीसरा राजनीतिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या तो फिर लॉर्ड डलहौजी की राज्य विलय की नीति। ये तीन हमारा जो कारण था क्या था दोस्तों, राष्ट्रवाद का उदय में राजनीतिक कारण। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आर्थिक कारण, कि राष्ट्रवाद के विकास में आर्थिक कारण क्या था। आर्थिक कारण के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो आर्थिक कारण में सबसे पहला कारण हमारा आता है यहाँ पे व्यापार एवं कृषि। व्यापार एवं कृषि दोस्तों हम बात कर रहे थे आर्थिक के ऊपर, आर्थिक अर्थव्यवस्था जिसको बोला जाता है। तो आर्थिक कारण में सबसे पहले हम यहाँ पे किसको रखे हैं, व्यापार को रखे हैं और कृषि को रखे हैं। ठीक है, उस समय मुख्य रूप से जो चल रही थी दोस्तों राष्ट्रवाद के उदय में आर्थिक आधार से राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ से
इसका जो उदय हुआ था वो कृषि से हुआ था और दूसरा जो हुआ था व्यापार से हुआ था। हम बात करेंगे दोस्तों आर्थिक आधार से। 1857 के बाद जब ये ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जब भारत आए थे, तो भारत में जो आए थे, जो भारत में जो कृषि हो रही थी, जो खेती बाड़ी हो रही थी दोस्तों, ये खेती जब हो रही थी तो यहाँ से भारत से कच्चे माल ये पहुंचा देते थे अपने देश ब्रिटिश में पहुंचा देते थे, और ब्रिटिश से वहाँ पे माल तैयार करके कच्चे माल को यहाँ से ब्रिटिश पहुंचाते थे। जो खेत में जूट वगैरह पटसन वगैरह होता था उसको ब्रिटिश से पहुंचाकर उसको बनाकर तैयार करके वो कहाँ ले आते थे दोस्तों, भारत में ले आते थे, और भारत में वो लाकर इसको क्या चीज करते थे, व्यापार करते थे। ये सब चीज़ को देखकर जितने भी हमारे भारतीय सैनिक थे इसका क्या चीज करने लगे, विरोध करने लगे, और विरोध करते करते दोस्तों इसके ऊपर भी भारतीय लोगों के द्वारा जीत बना दिया गया, और भारतीय लोगों के द्वारा जीत बनाकर अंग्रेजों को कृषि से यहाँ कृषि कार्य करने से वर्जित कर दिया गया दोस्तों। उसके बाद व्यापार करने से भी वर्जित कर दिया गया दोस्तों। व्यापार करने से वर्जित एक उद्देश्य से किया गया था। भारतीय सैनिकों को यह कहना था कि आप अपने वस्तु को लाकर भारत में बेच सकते हैं, लेकिन कोई भी भारत का वस्तु अपने देश में तैयार करके भारत में लाकर आप नहीं बेच सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर मान लिया जाए उससे ज़्यादा फायदा होगा तो इसमें फिर वो भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए सोचेगा, लेकिन उसका पॉलिसी नहीं चल रहा था दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रवाद में सामाजिक आधार पे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ है। तो सामाजिक आधार पे राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ दोस्तों उसके ऊपर अगर हम मुख्य रूप से बात करेंगे तो सामाजिक आधार पे से मुख्य रूप से हम यहाँ पे देखेंगे धार्मिक आंदोलन धर्म से हुआ है दोस्तों। समाज में जो लोग जी रहे थे वो धर्म के ऊपर जी रहे थे, जिसके बारे में जिस तरह से हम बात कर देते हैं दोस्तों दयानंद सरस्वती जी के बारे में। दयानंद सरस्वती जी को कहना था भारत भारतीयों का है। भारत किसका है, भारतीयों का है। ये कथन ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था, किनके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो ये जो स्टेटमेंट देने वाले थे ये आपके दयानंद सरस्वती जी थे। दयानंद सरस्वती जी को कहना था ये जो भारत देश है ये किसके लिए है, भारतीयों के लिए है। और ये जो हमारा राष्ट्रवाद का उदय में ये भारतीयों का लिया स्टेटमेंट दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण पड़ा। सभी भारतीयों का दिमाग में ये बात सेट हो गया कि ये जो हमारा देश है सिर्फ किसके लिए है, मेरे लिए है, ना कि ब्रिटिश सैनिकों के लिए है। और ये तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए जितने भी भारतीय सैनिक थे सभी ब्रिटिशों को यहाँ पे क्या चीज़ करने लगे, बहिष्कार करने लगे, सबको भगाने लगे। और ये जो हमारा दोस्तों एक और सबसे बड़ा एक चीज़ है कि स्वदेशी के ऊपर बल, अर्थात कहने का मतलब इस भारत भारतीयों के लिए है। ये स्टेटमेंट के तहत दयानंद सरस्वती जी का एक और स्टेटमेंट थे, ये इन्होंने एक चीज़ के ऊपर बल दिया, स्वदेशी के ऊपर। स्वदेशी अर्थात कहने का मतलब क्या समझते हैं दोस्तों, विदेशियों वस्तु का बहिष्कार कीजिए और अपना वस्तु को क्या चीज़ कीजिए, स्वीकार कीजिए, तब जाकर भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो सकता है। इसलिए ये जो हमारा सामाजिक आधार से दोस्तों दो आधार से हुआ। जब दयानंद सरस्वती ये बात बोल दिए कि ये भारत किसके लिए है, भारतीयों के लिए है, तब जाकर सभी लोगों को दिमाग में ये बात जाहिर हो गई कि नहीं ये देश किसके लिए बनाया गया, खुद के लिए बनाया गया, तो इसके ऊपर शासन कौन करेगा, भारत करेगा। तब से लोगों का यहाँ दिमाग खुल गया और वो शासन करने के लिए शुरू कर दिए गए दोस्तों। और शासन कब करने के लिए शुरू किए गए, जब सभी लोगों को मन में ये बात लगा कि नहीं भारत सिर्फ किसके लिए है, भारतीयों के लिए। अर्थात कहने का मतलब सामाजिक आधार पे से ये हमारा राष्ट्रवाद का उदय हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सांस्कृतिक आधार से राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो सांस्कृतिक आधार से देखिए मुख्य रूप से दोस्तों शिक्षा से हुआ था उदय। जैसे में हम बात कर देते हैं अंग्रेजी शिक्षा। ब्रिटिश सैनिक जो थे दोस्तों भारत में वो कौन सी शिक्षा ला दिए थे, अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा भारत के वही सैनिकों के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था जिससे उनको लाभ हो रहा था। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहला चीज़, अगर देश बर्बाद हो रहा है तो नेता से, और बाप परेशान हो रहा तो बेटा से। वही बात यहाँ पे कथन सही भी है। कुछ चूतिया वहाँ भी पैदा ले चुके थे जो कि अंग्रेजों को मदद कर रहे थे।
अंग्रेजों का मदद अर्थात कहने का मतलब अंग्रेज पूरा भारत के ऊपर क्या चीज करना चाहता था, अपना अधिकार जमाना चाहता था। लेकिन भारत में उस समय अंग्रेजी शिक्षा नहीं थी और अंग्रेज सब डू दिस थिंकिंग बैंकिंग करने के लिए जानता था। अब भारतीय के लोग तुरी बाहे माहे बुर बहिन बुर करने के लिए सबका इसका स्टेटमेंट यही है। कोई भी बोल दिया, जिसे कि देखते होंगे, जिसे मान लीजिए, थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये इस तरीके से हम पढ़ाने का मेरा ये यही तरीका है। अगर बुरा लगता होगा दोस्तों तो वीडियो को डिसलाइक करके आप जा सकते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये जो अंग्रेजी शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे, तो अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पे वही लोग पालन कर रहे थे जिनके बारे में कहा जाता है कि चमचा, जो कहते हैं जिसको चमचा। अंग्रेज कुछ भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सिखाता था और अपना जिसको हम बोलते हैं ये स्टाफ जिसको बोला जाता है, वो स्टाफ रखता था, किसको, भारतीयों को रखता था। और जो स्टाफ अंग्रेजी सीख लिए थे वो सभी भारतीयों के पास हिंदी में एक्सप्लेन करते थे। ये हिंदी में एक्सप्लेन कि ये सामान उसको देगा तो तुमको उसके बदले इतना पैसा देगा, ये देगा, ये करेगा, वो करेगा। ये सारे चीज़ हमारे भारतीय लोगों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों ये चीज़ों के ऊपर अगर बात कर दिया जाए तो ये चीज़ भी भारतीय लोग इसके ऊपर पकड़ बना लिए, अंग्रेजी के ऊपर पकड़ बना लिए और सभी भारतीय एकजुट मिलकर भारत का एक ये अपना शिक्षा ही मान लिए, जिसमें हम आधुनिक शिक्षा के मॉडर्न के नाम से भी जानते हैं। होता है ना, हाई हेलो में तुरंत लगा देते हैं। तो ये आधुनिक शिक्षा में ये हमको रखे, इससे हुआ दोस्तों। तो अंग्रेजी शिक्षा से भी हमारा एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ दोस्तों। उसके बाद हम बात कर देते हैं एक और इम्पोर्टेंट, हमारा रेल का विकास। जब हमारे भारत में रेल का विकास हुआ दोस्तों, इससे भी हमारा एक राष्ट्रवाद का उदय प्रतीक बनता है। तो राष्ट्रवाद का उदय का प्रतीक ये मुख्य रूप से कितने आधार से हुआ, तो 4 आधार से। सबसे पहले ये हमारा हो गया राजनीतिक आधार, दूसरा हो गया आर्थिक आधार, तीसरा हो गया सामाजिक आधार और चौथा हो गया सांस्कृतिक आधार। ये 4 आधार से दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जिसमें मुख्य रूप से हम एक आधार को मांगते हैं, राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार में एक पॉइंट के बारे में हम बतलाएं, 1885। तो भारत में वास्तविक राष्ट्रवाद का उदय किसके वजह से हुआ, तो भारत में वास्तविक राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था दोस्तों, ये 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, इसके द्वारा किया गया था दोस्तों। तब तक के लिए आज का वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। राष्ट्रवाद का टॉपिक बस इतना ही करके रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, वो भी रहेगा आपका इतिहास का। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो आप डिसलाइक कर दीजिए। उसके बाद ज़्यादा समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस यहीं तक, उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।